हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब हर बार तुम लोग के सजेशंस आते हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट कि तुम लोग कुछ ना कुछ सजेशन देते हो एंड आई लाइक दैट। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि सर पॉलिटी की जो पीवाईक्यूज बना रहे हैं उसमें आप एक काम करें, चीज़ों को ना ऐसे कर दें, चैप्टर वाइज को लेके आए कि ऐसे पढ़ने में को बहुत दिक्कत हो रही है। सो राइट नाउ आई ब्रॉट दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू जिसके अंदर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं दी जुडिशरी। एंड जुडिशरी के जितने भी आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 पीवाईक्यूज हैं उनको मैं आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। एंड आई एश्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके पास अगर जुडिशरी कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब कंप्लीट जुडिशियल कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएंगे आपके। सो डोंट मेक एनी डिले। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केसेस थोड़े बहुत हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनके हिसाब से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देखेंगे। सो यस, लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। कह रहा है प्रोहिबिशन का रिट है। एंड एज वी नो दैट हमारे पास भाई 5 तरह के रिट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलॉरी एंड कोवरान। तो राइट, आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 2 to 6 पावर देता है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, कि वो लोग रिट इशू कर सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अब वो कह रहा है कि जो प्रोहिबिशन का रिट है वो प्रोहिबिशन का रिट किस केस में अप्लाई होता है। पहला कह रहा है अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम, अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को लेने से अपने आप को मना करता है। दूसरा, द पार्लियामेंट असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, जब पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट की असेंबली प्रोहिबिशन पे कोई कानून जारी करती है। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केस। कह रहे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू करेंगे जब एक कोई भी अधिकारी अपने काम को करने से मना कर रहा है। जब ये इशू कर सकते हैं पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स पे जो कि अपने लॉ को सही से पास नहीं कर रहे हैं। द लोअर कोर्ट्स, मतलब ये दोनों कोर्ट लोअर कोर्ट्स को यह आदेश देंगे कि वो किसी प्रोसीडिंग के केस को कंटिन्यू रख रहा है या उसको रोक दिया जाए। और द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम मेकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, या फिर ये दोनों गवर्नमेंट को इस बात की चेतावनी देंगे, उनको रोकेंगे कि भाई आप किसी भी ऐसी पॉलिसीज को ना बनाएं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हमको पता है प्रोहिबिशन के रेट का मतलब है टू फॉरवर्ड, कि हम कहते हैं भाई टू स्टे, मना कर दो, नहीं होने वाली चीजें। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये रिट तब इशू करते हैं, पहली बात तो इसका नेचर जुडिशियल होता है, क्वाजाई जुडिशियल हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये रिट या तो तब इश्यू होगा जब जुडिशियल एंगल पे कोई बात हो रही होगी, या क्वाजाई जुडिशियली अर्ध न्यायिक बात कोई होगी, तब कहीं जाके इस रिट्स को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं लोअर अथॉरिटीज को। अब लोअर अथॉरिटी का मतलब यहां केवल लोअर कोर्ट से है, तो इसलिए जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये मेंडेमस को रेफर करता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग देम टू परस्यू अ केस, किसी केस को जो परस्यू करते हैं उनको रोकने के लिए प्रोहिबिशन के रिट्स को लेके आती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फर्दर चीजें क्या है यहाँ पे आप देख लेना, 2 से 3 बातें ऐसी जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब बता दिया मैंने, टू फॉरबिड, मना करना। ये केवल तब इश्यू होता है जब कोई चीज या तो जुडिशियल नेचर की हो या तो कैसी हो आपकी, क्वाजाई जुडिशियल नेचर की हो। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट में आपको ये नहीं अवेलेबल हो सकती। और उसके बाद किसके, लेजिस्लेटिव बॉडीज और द प्राइवेट इंडिविजुअल, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब ये वाला पॉइंट, या तो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब ये वाला पॉइंट, और प्राइवेट इंडिविजुअल को तो इसमें बात ही नहीं कर रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव में ये भी आ जाएगा आपका। ये कब इशू किया जाता है, द पर्पज इज इशू व्हेन अ लोअर कोर्ट इज एक्टिंग विदाउट जुरिडिक्शन, जब एक लोअर कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार को छोड़ के बाहर के क्षेत्रों पे काम करना शुरू कर दे, मतलब अपनी पावर्स जो उसको दी गई हैं, कन्फर्ड पावर से अधिक पावर का यूज करना चाहे वो, जो कि लीगली सही नहीं होता।
एक्सीडिंग अलॉटमेंट अलॉट जुडिक्शन, जो उसको क्षेत्र दिया गया है कि आपको इन इन चीजों पे ही काम करना है, मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला गया है यू नीड टू हैंडल द मैटर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड देयर सर्टेन अदर मैटर्स जो हम आपको बता रहे हैं, इस पे केस करना है आपको, इस पे लड़ना है, यहाँ पे कुछ भी करना है आपको, इस पे ही करना है। बट वो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के स्टेट के मैटर्स को डील करने लग जाए, वो फेडरल जो सिस्टम है उसके मैटर को डील करने लग जाए, इन दैट केस देयर वुड बी अ प्रोहिबिशन रिट बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एक लास्ट में, जब कभी भी आपका जुडिशियल एंड क्वाज जुडिशियल बॉडीज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाती हैं तो कहीं जाके इन पे रिट इश्यू होता है। ये बात प्लीज आप लोग याद रखना। ठीक है, अब यहां दो चीजों पे कंपैरिजन करा देता हूं मैं ताकि आप याद रखना। द टाइमिंग क्रूशली, दिस रिट इज इशू व्हाइल द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। याद रखना ये रिट तब इशू होता है जब प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट कीप दिस वर्ड पेंडिंग, व्हेन द केस इज पेंडिंग it prevent the lower court from continuing the case, prevent an illegal or unauthorized judgment। ये रिट तभी इशू करते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो एक लोअर अथॉरिटी को ये बोलती है कि देखो तुम्हारे सामने केस पेंडिंग है, अगर तुम इस केस में कोई भी वर्डिक्ट देते हो, इस केस में इंटरफेयर करोगे, तो पहली बात तो ये आपके जुरिसडिक्शन से बाहर का मैटर है। बट अगर आपने वर्डिक्ट दी, सो दैट कुड बी अ स्टिग्मा ऑन द जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि आप अपने लिमिट से बाहर निकले काम कर रहे हो, इसलिए हम आपको फॉरबिड करना चाह रहे हैं। यहां देखो, प्रोहिबिशन इज इशूड ड्यूरिंग द केस, सर्टिलॉरी इशूड आफ्टर द ऑर्डर इज पास। मतलब दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, प्रोहिबिशन का रिट तब इशू होगा या तो केस से पहले या तो ड्यूरिंग द केस, ये होता है आफ्टर द केस, जब केस आपका हो जाता है तब कहीं जाके आपका रिट ऑफ सर्टिलॉरी इशू किया जाता है। एक्शन स्टे स्टॉप द प्रोसीडिंग, और इसका एक्शन क्या होता है, क्वाश और थ्रो आउट द फाइनल ऑर्डर। इसका सर्टिलॉरी का मतलब क्या है कि जो फाइनल ऑर्डर फाइनल वर्डिक्ट आई है उसको ही खत्म कर देना है। और प्रिवेंशन ऑफ एन एरर, करेक्शन ऑफ एन एरर, मतलब प्रोहिबिशन इसलिए है ताकि कोई गलती ना हो सके, और सर्टिलॉरी तब है अगर गलती हो गई तो उसको हम ठीक कर सकें। तो यहाँ पे प्लीज इस वाले सेगमेंट को आप बहुत फोकस रखना स्टूडेंट्स, कभी भी रिट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ फंसाएगा आपको, एंड दीज आर समथिंग अ न्यू डायमेंशंस जिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सो बी रेडी फॉर दैट। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, इन इंडिया द prisoners are managed by the state government। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, याद रखना जो प्रिजन है, जेल है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है, ये एक स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो इस पे पॉलिसीज भी स्टेट ही फ्रेम करेगी। बात समझ आ रही है आपको? तो जिन बच्चों को ये बेसिक डायमेंशन पता होता 7 शेड्यूल का, कि जो प्रिजन्स हैं वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और उनके डे टू डे रेगुलेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन इंडिया द प्रिजन्स आर governed by the Prison Act 1894 which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government। कह रहा है कि 1894 के जो प्रिजन एक्ट के उसके अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी प्रिजन गवर्न होते हैं। इस एक्ट ने ये बोला था कि जो प्रिजन है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होंगे, ना कि आपके फेडरल या फिर यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत पुरानी पॉलिसीज, कॉर्नवालिस के टाइम वाली पॉलिसीज जो हैं, उससे पहले के बाद वाली जो पॉलिसीज हैं, उनको ही हम एक्सेप्ट करते हुए अभी तक आए हुए अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे दोनों बात याद रखेंगे, दोनों बात ही सही है, एंड हेंस आप अपने हिसाब से आंसर पहुंच सकते हो दैट बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 tries to explain statement 1 and hence it is absolutely a correct statement। next देखो, with reference to the writ issued by the court in India, ठीक है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मेंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। कह रहा है हम मेंडामस को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में यूज नहीं करते अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य ना दिया गया हो। यहां पब्लिक ड्यूटी का मतलब जन सेवा से है। मान के चलो कि मैं एक प्राइवेट अथॉरिटी हूं, एज एन इंडिविजुअल, मेरा नाम अभिषेक है और मैं चला रहा हूं अभी एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल, एंड कल को डीएम साहब मेरे पास आते हैं, कहते हैं अभी जी आप एक काम करिए, जस्ट ट्राई टू हैंडल दिस मैटर इन योर पर्टिकुलर सब डिस्ट्रिक्ट। आप अपने छोटे से जिले के अंदर इस मैटर को देख लीजिएगा, एनी पर्टिकुलर लॉ इज रिक्वायर्ड, यू कैन फ्रेम विद द कंसल्टेशन विद माइंड। तो अगर मुझे ये अथॉरिटी दे दी किसी ने
तब मैं अगर वॉयलेशन करता हूं फंडामेंटल राइट का, तो मैं शायद मेंडेमस रिट के अंदर आ जाऊंगा। पहला स्टेटमेंट वही कह रहा है कि मेंडेमस को हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं ला सकते अनटिल अनलेस उस प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई ऐसा काम दिया गया हो जो पब्लिक कंसर्न का हो। मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। मेंडेमस कभी किसी कंपनी पे नहीं आएगी भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वरांतो। कोई भी सार्वजनिक समझदार व्यक्ति पिटीशन डाल के रिट ऑफ को वारंटो को ऑब्टेन कर सकता है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली सही है? अब मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिया अच्छे से कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो याद रखना, देखो पहली वाली बात आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। जब मुझे कोई पब्लिक अथॉरिटी का काम दिया गया है, इट मींस आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। और उस केस में अगर मैं कोई ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करता हूं तो शायद मैं वॉयलेशन करूंगा फंडामेंटल राइट का। और या तो अगर मुझे बोला गया है कि इसको आपने मेंटेन करना है, वी आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटीज टू यू, इट इज नॉट यू कम, मतलब इट इज नॉट कि आप मन चाहे तो करो, डीपीएसपी नहीं है, यू हैव टू डू इट, आपको ये काम इसलिए दिया गया है और मैं उसको करने से मना कर देता हूं, ऑल दो आई हैव द अथॉरिटी टू डू सो, तब मेरे पे मेंडेमस इश्यू हो जाएगा। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां नॉट को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? वो नॉट एक पॉजिटिव एंगल पे बोल रहा है कि जब तक आपको एक काम नहीं दिया जाएगा तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। और जनरली याद रखना, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और संगठन के खिलाफ हम रिट ऑफ मेंडेमस को इशू नहीं करते, लेकिन यहां पे उस प्राइवेट अथॉरिटी को एक सार्वजनिक पब्लिक वर्क दिया गया है। दूसरा आपका गलत है भाई, अगर कोई सरकारी कंपनी है तो उस पे रिट इश्यू हो जाएगा। यहां पे उसने बोला नॉट, पर यहां पे हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 12 मानता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोई भी अधिकारी, मान लो पीएसयू का एक में मैनेजर बन गया, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मैं क्या हो गया, एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, मैनेज कर रहा हूँ अच्छे से उसको, तब मैं अपनी अथॉरिटीज को अपने काम को करने से मना कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे पे तो रेट ऑफ मेंडेमस इश्यू नहीं हो सकता बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट कंपनी एंड मेंडेमस तो गवर्नमेंट कंपनीज पे इश्यू नहीं होता, तो बात गलत है। मेंडेमस इज इशूड ऑन द गवर्नमेंट कंपनीज, याद रखेंगे। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ नॉट ने मामला खराब कर दिया। एनी पब्लिक माइंडेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप चाहो, मैं चाहूं, हम में से कोई भी जाके क्या कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी भी तरीके से जाके वहां पे रिट ऑफ को वरांतो को इश्यू करवा के किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की पावर को चेक करवा सकता है। और यहाँ पे एनी माइंडेड पर्सन का मतलब है कि नॉट नेसेसरली द वन डायरेक्टली अफेक्टेड कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द रिट, दिस इज बिकॉज द पब्लिक हैज इंटरेस्ट इंश्योरिंग। आपको पीआईएल वाली बात याद होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जिसके साथ हो रहा है आवश्यक नहीं कि वही जाके रिट ऑफ को वरांतो को इशू करवाए। एनी पर्सन हु फेल्ट, मुझे लगता है गलत हो रहा है किसी के साथ, I went to Supreme Court under Article 32. I went to High Court under Article 226 and asked them to issue the writ of mandamus or to issue the writ of quo warranto because I want to check the legality of the authority जो इस इंसान को दी गई है। बात समझ आ रही क्लियर अच्छी तरीके से? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप अब हम क्वेश्चंस को स्लो स्लो डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू ब्रेक ईच एंड एवरी सिंगल लाइन एज आई प्रॉमिस्ड so that you guys can get the great idea about this. Consider the following statement. अब ये क्वेश्चन जो ऐसा है बच्चा, ये एक डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे 2 से 3 बातें आपको याद होंगी जिसके थ्रू आप इस आंसर तक पहुंच जाओगे। एक तो ये वाली बात होगी, एक तो ये वाली बात होगी। ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक को देखते हैं क्या कह रहा है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 is passed. जब भी ऐसे फैक्चुअल डेटा आते हैं ना, तो यूपीएससी बहुत कम ऐसा केस करता है कि वो चीजों को कंफ्यूज करे बच्चों को। और बच्चों जिनको पता नहीं होगा वो पहले के साथ रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, उसको एक 50-50 के रेशियो पर रखेंगे। हम भी इसको 50-50 के रेशियो पर रख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ देमसेल्फ। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि संविधान ने शक्ति दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पनिश कर सकते हैं किसी इंसान को फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ देमसेल्फ। उनको कोई कंटेम्प्ट करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वी नो दिस इज, अगर मैं इस वीडियो में, अगर इस समय जो हमारे चीफ जज है, हालांकि अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐसी कमेंट करी वेयर ही टॉक अबाउट दिस कंप्लीट जनरेशन ऑफ इंडिया स्पेशली द यूथ इज लाइक अ कॉकरोच, अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट, जो
देश को खत्म कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है तो वो फिर वीडियो बनाने लग जाते हैं, ये करने लगते हैं, तो ऐसी बातें बोली उन्होंने. सो इफ आई स्पीक समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट दैट पर्सन और जुडिशरी राइट अवे, आई विल बी सूड अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट मुझे सू कर दिया जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये पावर दी है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अब देखो जो कंटेम्प्ट वाला पॉइंट है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया बेटा. उसने भले ही मेंशन कर दिया हो कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट यहाँ पे रीजनेबल डेफिनेशन उसने नहीं बताई है. इस डेफिनेशन को कोर्ट पे ही छोड़ दिया गया है जी. तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को, while the constitution mention the contempt of court as a reasonable restriction on the freedom of speech and expression under article 19, it does not define civil or criminal contempt. These definitions are provided in section 2 of the contempt of court 1971 H.N. Sanyal. बात समझ आ रही है? So contempt of court is mentioned. It is a restriction to freedom of speech and expression, but it is not explained in the Constitution of India. There are two type of contempt, civil and the criminal contempt, but has not been explicitly mentioned in the Constitution of India. तो इस बात को यहाँ पे याद रखना होगा आपको. और यह कहाँ मेंशन है वो चलो कि दूर की बात हो जाएगी. इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. पार्लियामेंट के पास अगर कोई चीज संविधान के अंदर है, इफ इट इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दैट. इवन पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर बट कैन नॉट चेंज इट. समझ रहे हैं? कानून बनाना अलग है और कानून ही खत्म कर देना या आर्टिकल ही खत्म कर देना, दोनों अलग बात हो जाती हैं. 1, 2 and 3 are absolutely 1, 2 and 4 are absolutely correct. 3 is particularly a question which is a bit complicated for us. ठीक है जी, आगे बढ़ते बच्चा. Lords, I hope you are enjoying this. With a reference to the India, consider the following statement. Government law officer and the legal firms are recognized as advocates, but the corporate lawyers and the patent attorneys are excluded from the recognition to as an advocate. I don't know कि जुडिशरी का एग्जाम करवा रहा है हमारा यूपीएससी या फिर सीएससी का एग्जाम करा रहा है, बट इट हैज बीन आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर लगातार. उसको पता नहीं क्या अच्छा इंटरेस्ट दिख गया है कि भाई जुडिशरी के एंगल से मैं क्वेश्चन बहुत निकालूं, और ऐसे क्वेश्चन निकालने से बच्चे फंस जाएंगे. एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ फैक्ट को याद कर लेना आप लोग. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे भी ये फैक्ट अच्छे से पता है, बिकॉज आई हैव नॉट परस्यूड द लॉ इन. थोड़ी बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, थोड़ी बहुत हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा देख लिया है, बस थोड़ा बहुत उतना आइडिया होता है हमको भी. बट यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट लॉ, कह रहा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर आर लीगल फर्म अनरिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट्स. कह रहा है जो सरकारी वकील है भाई वही वकील माने जाते हैं, बाकी प्राइवेट्स को हम वकील नहीं मानते. मतलब मानते हैं बट दे आर नॉट बेसिक रिकॉग्नाइज्ड, उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती. अब हमको बेसिक बात पता है, यहाँ पे देख भी लीजिएगा आप लोग. द स्टेटमेंट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, an advocate is a person entered in any role under the provision of the act. एक एडवोकेट कोई भी इंसान है जो इस एक्ट के अधीन आता है. इन द बार काउंसिल वर्सेस ए के बालाजी 2018 केस, द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इंक्लूड, ठीक है, लिटिजियस जो कोर्ट में अपीयर है, नॉन लिटिजियस जो कोर्ट में अपीयर नहीं होते, ड्राफ्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वो. Therefore, corporate lawyers and the patent attorneys are not excluded from the definition of advocates if they are enrolled with the bar council. अगर वो bar council से enrolled है, they are recognized professionals within the legal framework. उनको professionally legal framework का हिस्सा माना जाता है. तो पहला स्टेटमेंट ये तो गलत कह देता है. उनको एडवोकेट हम कंसीडर करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं इफ दे आर लिस्टेड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. What is the work of bar council देख लेते हैं. The bar council have the power to lay down the rules relating to the legal education and the recognition of the law colleges. ये बिल्कुल सही बात है कि बार काउंसिल का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये होता है कि बार काउंसिल का एक काम है कि वो लीगल एजुकेशन को प्रमोट करवाती है. याद रखना, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश इन एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 सेक्शन 4. ये बात को बस उठा के ले चलना एग्जाम में आप लोग, बात यहां बैठ जाएगी तो याद रहेंगी.
आई होप बात क्लियर हो गई। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. देखो भाई, इसको ना जिन बच्चों को नहीं पता है, पहला वर्ड क्या है? जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है कि देखो पूरा केस सिनेरियो ऐसा बनता है कि भाई अगर मैं रास्ते में कुछ भी अफरा तफरी कर रहा हूं, पब्लिक न्यूसेंस मचा रहा हूं, तो उठा के मुझे पुलिस वाले लॉकअप में डाल देंगे। इट इज नॉट जेल, ये पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डाल दिया है जी, शाम तक छोड़ देंगे। अगर मैंने कोई हीनियस क्राइम कर दिया, आई विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विद इन 24 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट, आई विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, देन मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर टू द पुलिस कि भाई अगर मैं इनोसेंट साबित हुआ तो मुझे तो बाहर निकाल देंगे कि भाई आप घर जाओ, यू आर फ्री। अगर मैं साबित हो गया गिल्टी, इन दैट सिचुएशन व्हाट द मजिस्ट्रेट विल डू, ऑर्डर देगा पुलिस को दैट टेक हिम टू द जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मींस आफ्टर द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द पुलिस इज कैप्चरिंग मी, बट नाउ इट इज नॉट कीपिंग मी इन लॉकअप, नो, दिस टाइम इट इज गोइंग टू कीप मी इन द जेल, नॉट इन पुलिस लॉकअप। पुलिस लॉकअप तो हर एक थाने के अंदर मिल जाएगा आपको, बट जेल मींस दैट यू आर पर्टिकुलरली गोइंग इनटू द डिस्ट्रिक्ट स्टेट जेल्स, प्रिजन्स में से पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे ना, सच एक्यूज इज लॉकअप्ड इन पुलिस स्टेशन, ना भाई जुडिशियल कस्टडी का पर्सन जो होता है वो जेल में जाएगा, वो पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं करेगा भाई। दूसरा, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब बहुत अच्छी बात ये भी कही है, देखो अगर आपने थोड़ी बहुत भी सीरीज वगैरह को अप्रिशिएट करते हैं, खासकर लीगल सीरीज को, सो मूवीज भी देखी होंगे आपने, whenever the police is keeping the interrogation scene that is within the lockup, पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो हो रहा है, आपको अरेस्ट करते हैं फिर टॉर्चर करते हैं, then they try to think टेक आउट फ्रॉम योर इनसाइड कि भाई हाँ भाई जो चीज तुम्हारे पास है बाहर निकाल के हमें दे दो, हम ताकि आपको गिल्टी प्रूव कर दें। बट वंस यू आर इन द जेल at that time without the permission of magistrate you cannot come out and even you cannot be interrogated by the police, क्योंकि आप इस समय जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं। इट मींस द जुडिशरी हैज अप्रूव्ड योर कस्टडी एंड यू आर इन द वॉच ऑफ द जुडिशरी कि हाँ भाई आप जेल के अंदर बंद है। बात समझ आ रही है आपको? तो दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, दूसरा बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड सॉरी पुलिस एंड जुडिशियल। यहाँ लॉकअप में, यहाँ जेल में, यहाँ इंटेरोगेट फ्री हो सकता है, यहाँ इंटेरोगेट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, यहाँ कम से कम 15 दिनों तक आपको अरेस्ट के बाद रख सकते हैं, यहाँ कम से कम 60 से 90 दिनों तक। ये स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ मेंटेन करता है, ये जेल सुप्रिंटेंडेंट मेंटेन करने की बात करता है। आई होप आप बात क्लियर कर ली होगी आप लोगों ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a prisoner makes out a significant case, parole cannot be denied to such person because it become a matter of his or her right. देखो भाई, मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, एक जो प्रिजनर है उसको पेरोल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उसका राइट नहीं है। कैसा राइट नहीं है समझ सकते हैं इस चीज को। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन रूल्स। अब ये ना पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि प्रिजन्स को मेंटेन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, तो ये बात सिंपल सही है, इसमें मुझे बहस नहीं करनी। पहले देखो, पेरोल इज नॉट अ राइट, इट इज अ प्रिविलेज और अ कंसेशन ग्रांटेड टू द प्रिजनर्स। पहली बात तो पेरोल एक राइट नहीं होता, ये एक कंसेशन है या फिर प्रिविलेज दिया जाता है एक प्रिजनर को, अगर वो काफी अच्छे काम कर देगा तो। Even if a prisoner makes out a significant case such as family emergency or serious illness, the competent authority can still deny the parole based on the various factors such as the prisoner conduct and potential threat to the public. The Supreme Court has repeatedly clarified that while the parole is a tool for rehabilitation, it cannot be claimed as a fundamental or absolute right. बात खत्म। पेरोल आपका एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है जी। आपके परिवार, आप जेल में है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, आपको पता लगा 5 साल की सजा है आपको, आपने कहा कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है, आई एम द ओनली सन हु हैज टू टेक केयर ऑफ हर, सो प्लीज गिव मी द पेरोल ऑफ 90 days बिकॉज दैट हैज बीन द मेडिकल क्लेम्स आर सेइंग। सो 90 days का आपको पेरोल मिल जाएगा। ये देखेगा आपका पूरा केस देखा जाएगा आपका। इफ यू आर अ पब्लिक थ्रेट, सपोज एक टेररिस्ट था, उसने कहा मुझे पेरोल चाहिए, कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगा, आपने कहा नहीं, इट इज माई एब्सोल्यूट राइट, आई हैव टू टेक इट,
एब्सोल्यूट राइट नहीं है जी आपका ये। ठीक है जी, यहां बात क्लियर होती है आपको। आई होप यू गेट दिस पॉइंट ऑल्सो। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. इसमें कोई नई बात नहीं है। We know this. There are ad hoc judges, there are retired judges. Article 127, Article 128 पढ़ लीजिए घर जाके, घर पे ही है वैसे, आप लोग पढ़ लो। लेकिन उसको, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। बेंच को कंप्लीट करने के लिए किसी रिटायर्ड जज को रिकॉल कर सकते हैं कि भाई आइए, आप बेंच को कंप्लीट करिए और आप हमारे केस में हेल्प करिए विद द परमिशन ऑफ सीजेआई एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीजेआई करता है, प्रेसिडेंट से पूछ लेता है वो। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट। भाई हाई कोर्ट के पास पावर है, बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 215। सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। हाई कोर्ट इज एन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215। तो भाई जो कोर्ट अपने रिकॉर्ड्स को रख रहा है वो अपने रिकॉर्ड्स को बाद में पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है, उससे कुछ भी कर सकता है। That's why High Court has also potential power to review its own cases. In this particular situation, I would say both statement 1 and 2 are become the right answer for this particular question. Let's move next. I have already shared this PDF in Telegram group. अभी explain. तो आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले PDF ही भेज देता हूं मैं, ताकि जिन बच्चों को वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आई डोंट वांट कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखें थॉरोली। आई रियली डोंट वांट दिस। आई वांट कि अगर आपके पास PDF है, यू हैव टाइम, गो थ्रू इट, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। टाइम है तो वो वीडियोस देख सकते हैं। पर्टिकुलर PDF के किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, किसी स्टेटमेंट में डाउट आ रहा है, यू कैन कम एंड वॉच दिस वीडियो। कि भाई वीडियो, मुझे पूरी वीडियो नहीं देखनी, मुझे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की ये वाली लाइन समझनी है। यू अंडरस्टूड एंड जस्ट एंड द वीडियो। समझ रहे हैं? आई होप आप बात समझ रहे हैं। आपके टाइम को बचाना बहुत जरूरी है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे फिर से कमेंट किया, मतलब मैसेज किया था कि सर PYQ एनालाइज करने में पूरा दिन निकल जा रहा है। सो मैंने उससे कहा कि भाई दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि आप लोग एनालाइज मत करो। अगर आपके पास टाइम है, रफली कहीं घूमते हुए, खाना खाते हुए, रेंडमली आप बस वीडियो को 2x पर रखें और फटाफट फटाफट एक बार देख लीजिएगा कि किस स्टेज में क्या क्या बोला सर ने। एंड आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम रीडिंग योरसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, आप उसको चीज समझ जाएंगे। बट वंस यू लिसन समथिंग दैट गोज समवेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इन एन एग्जाम इट रियली हिट्स बैक कि भाई हाँ कर लेते हैं, कहीं तो सुना हुआ लग रहा है इसको। दैट्स व्हाई आई नीड कि आप लोग टाइम मिले तो देखना, अदरवाइज PDF पढ़ के भी आपका काम हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। देखो जब भी ये ना एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है ना, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अच्छा रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द इंक्वायरी एक्ट 1968। कह रहा है जब भी एक इंपीचमेंट मोशन आता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का लोकसभा स्पीकर के पास, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये है मोशन कैसे आता है, आपको पता है कि भाई 100 लोग लोकसभा के या 50 लोग राज्यसभा के मोशंस को इशू करते हैं। अगर लोकसभा में मोशन को लाना है तो 100 लोकसभा जो मेंबर्स हैं वो उस पर साइन करके हमारे स्पीकर को दे देंगे, जी स्पीकर जी ये लीजिए, हम आपको दे रहे हैं 100 लोगों का एक पर्टिकुलर मोशन, हम चाहते हैं कि इस CGI को रिमूव किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाए। क्लियर हुई बात? कह रहा है जब ये मोशन जाएगा आपके स्पीकर के पास तो स्पीकर इस मोशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये बात इंक्वायरी एक्ट 1968 में कही गई है। आगे इसने और जोड़ दिया ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो जाए। देखते हैं, पहले इसी स्टेटमेंट को डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, अंडर द इंक्वायरी एक्ट 1968 Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha has discretion to either admit or refuse the motion of the Supreme Court judge. इस एक्ट ने इनको बोला है कि इनके पास डिस्क्रिशन है इस बात का, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर दैट दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो रिजेक्ट का सवाल ही खत्म हो गया, पूरा डिस्क्रिशन पे है। मतलब स्पीकर ने बोला मैं देखता हूं कि भाई मुझे मोशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना फॉर टाइम बिंग। दे आर नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर 100 इन लोकसभा। तो ये तो बात समझा चुका हूं मैं आपको। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल of what constituent incapacity and proved misbehavior of the judge of Supreme Court of India। जाहिर सी बात है
अगर इस बात को देखेंगे तो हमें ये पता है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के ग्राउंड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है, पक्की बात है। बट क्या ये डिफाइन है कि क्या है उसकी इनकैपेसिटी, क्या है उसका मिसबिहेवियर? दैट हैज नॉट बीन वेल डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां पे लाइन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स द डिटेल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। मानिए होगा खराब हो गया मामला, ये भी गलत हो गया। The process of impeachment of the judge of Supreme Court of India is given in the Judge Inquiry Act of 1968। अब ये करी इसने बात 1968 के अंदर किस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उससे बता रखा गया है। वो बिल्कुल सही बात है कि इंक्वायरी एक्ट ने ये बात बताई है आपको। एंड फाइनली, if the motion of the impeachment of the judge is taken up for the voting, the law required the motion to be backed by the each house of the parliament, supported by the majority of total membership of the house and by not less than 2/3 of the total membership of that house presented in the voting। ठीक है जी, 2/3 बहुमत से उनके बिल को पास होना चाहिए उस मोशन को, तभी कहीं जाके उसको एक्सेप्ट करके प्रेसिडेंट को भेजाएगा एंड प्रेसिडेंट विल साइन ऑन दैट एंड द जज विल बी रिमूव्ड। तो ये बात तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाती है। सो हियर बेटा 2 and 3 and 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दो इनकरेक्ट क्यों है मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप आगे देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड द डेमोक्रेसी। यू हैव वेरी वेल नोन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का हिस्सा ही नहीं था शुरू में। It has been added by the Supreme Court ruling by the Keshavanand Bharati case of 1973. It is added by the Keshavanand Bharati case of 1973. So that is not very well described because that is a dispute between the Supreme Court and the Parliament since the beginning. Whenever Parliament want to change something, Supreme Court says it is violation of the basic structure. Parliament asks, what is the basic structure? Then tell me, we will not make changes in that. Supreme Court say, no, we cannot define right now. By that time we'll decide what is basic structure, what is not a basic structure. It means the constitution does not explain and defines what is the basic structure of the Indian constitution. The constitution of India provide for judicial review to safeguard citizen liberty and preserve the ideals on which the constitution based। हाँ, हमारा जो हमारा constitution है ये provide करता है judicial review but in multiple article। Article 13 could be taken here, Article 32 could be taken here, Article 139 can be here, Article 2 to 6 could be here। It means there are multiple articles which gives the power to Supreme Court and the High Court to issue the writs, और वही जो writs वाली power है उनके थ्रू judicial review भी कर सकते हैं। Court of Record 129 and Court of Record means again review का बात हो गई, तो multiple articles ने इस बात को किया है, तो दो बिल्कुल सही बात है। Next, with the reference to the Constitution of India, consider following statement: no High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। कह रहा है किसी भी हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार करने का। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रिव्यू का मतलब ही यही है कि हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है। मान के चलो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो तो अब एक सिंपल मेरी कहानी समझ लो कि मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। I have a right to go to Supreme Court, right? Article 2 to 6 कहता है कि if it is not even fundamental right, if it is any other right, तब भी हम रेट इशू करवाएंगे आपका। अब हाई कोर्ट तो आइए, एक बार हाई कोर्ट चला गया मैंने, और वैसे भी जब आप कोर्ट ऑफ अपील करते हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में करते हो तो सेकंड कोर्ट ऑफ अपील आपका क्या हो जाता है? हाई कोर्ट हो जाती है। अब सेकंड कोर्ट ऑफ अपील में मैं गया हाई कोर्ट के पास, मैंने हाई कोर्ट से कहा कि सर एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ, वट एवर द लॉ, माई आर्टिकल 16, my article 25, my article 23 and 29 has been violated. It means 4 fundamental rights are being violated by this central law। अब मुझे बताओ कि जो ये सेंट्रल लॉ मैंने यहाँ डिनोट किया है, डोंट यू थिंक हाई कोर्ट जब रेट इशू करेगा तो सेंट्रल लॉ को इनवैलिड करा देगा कि भाई इफ इट इज लाइक दिस देन इट कैन बी सो, बहस कर लेंगे। तो इसका मतलब जो हाई कोर्ट है, अब कह रहा है हाई कोर्ट हैज द पावर कि वो सेंट्रल लॉ को इनकॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं भाई। An amendment to the Constitution of India cannot be called into the question by the Supreme Court of India। संविधान में कोई संशोधन हो गया, if there is a change in the Constitution of India by the Parliament through the amendment process, the Supreme
सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू ऑन दैट। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकता तो फिर ये जो आपने सुना है जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कर रहे हैं फिर ये लोग? इसका मतलब ये दोनों चीजें यहाँ लागू होंगी ना। बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्ट पे तो बहस कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब एक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, नहीं, कैन बी कॉल्ड बाय द इन क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और यस हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन। तो यहाँ नो कट जाएगा, यहाँ भी नॉट कट जाएगा, देन दिस वुड बी द राइट, बट दोनों जगह नो लगा है, हेंस neither वन नॉर टू बिकम द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। परेशान नहीं होना गाइस, it is only, let me see how much time I have taken, it is only 35 minutes and I have discussed only 13 slides and I have 29 slides. It will be a longer video. I want patiently आप देखते रहें। 2x पे देख लो यार, प्रीमियम 2.5 पे देख लो। The 44th amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं हो सकता, बट फिर भी एक केस आपको याद होगा इमरजेंसी वाले टाइम पे इंदिरा गांधी मैम वाज कॉल्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, रिमेंबर, कि भाई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है उसमें कुछ डिस्प्यूट है, वो कहानी आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको ट्रैप पकड़ लेना है। 39th अमेंडमेंट 1975 ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर एंड द लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे। 39th अमेंडमेंट ने ये कहा। और उसके बाद 44th देसाई की सरकार आई 1978 में, उन्होंने इस प्रोविजन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। तो ये बात तो गलत हो गई जी। The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India being violative to the independence of judiciary. 2015 के अंदर 99th अमेंडमेंट के थ्रू एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को लेके आया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। अब वो चाहते थे कि हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कमेटी बना दें, कोलिजियम को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट सेड नो नो, इट इज द बेसिक वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। We don't want the influence of executive in the judiciary. It is a direct violation of Article 50 of Indian Constitution. I know DPSP is not enforceable, but it is yet a moral grounds by which we have to believe on the independence of judiciary. And this NJEC of 2015 99th Amendment is a violative to this, and that's why we cannot accept it. And the court struck it down. So ये बात बिल्कुल सही बन जाती है आपके। बाकी पढ़ना देख लीजिएगा भाई, आई हैव गिवन दिस यू ऑलरेडी, टाइम लगे तो देख लीजिएगा। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू, ठीक है। अगर मैं इसमें एब्सोल्यूट आंसर की बात करूं तो एक सबसे एब्सोल्यूट आंसर है ये बेटा, द पावर जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू ऑन जजमेंट गिवन अर्लियर इन द सिमिलर डिफरेंट केसेस। यही है जुडिशियल रिव्यू का मतलब एग्जैक्टली। अब वो कह रहा है कि पावर टू रिव्यू जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब देखो हर एक ऑर्डर, हर एक लॉ को ना सुप्रीम कोर्ट ऐसे चेक नहीं करती करके। वो तीसरा स्टेटमेंट तो ये भी कह दे रहा है कि भाई जब भी कोई भी कानून बनने के लिए जाता है ना राष्ट्रपति जी के पास, अपने असेंट के लिए जाता है, तो उसको वो चेक करती है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्टली। जुडिशियल रिव्यू में ये सब की बातें नहीं है। जुडिशियल रिव्यू सिंपली इस बात को इनेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई देखो वट एवर द जजमेंट आई हैव गिवन अर्लियर, उसको हम बदलना चाहते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसीलिए हम रिकॉर्ड भी करें चीजें ताकि जो वर्डिक्ट्स हमने पहले दी हैं उनको हम अधिकतर जज के बेंचों से कर सकें। Which of the following is the custodian of the, ये तो बच्चों वाला सवाल है, खुद कर लीजिएगा। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? Under Article 131 there is the original power of Supreme Court. वो कह रहा है कि original power में क्या क्या आता है? A dispute between government, और ठीक है, सरकार और एक राज्य या दूसरे राज्य का डिस्प्यूट हो जाएगा। A dispute regarding the election to the House of Parliament and legislative of the state, MLA MP के elections के dispute, a dispute between union government and the territory of India, a dispute between two or more state। अब देखो ऑनेस्टली आपको बताऊं, यहाँ उन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि बच्चा इजी आंसर तक पहुंच जाए। ए पे श्योर शॉर्ट है
तो ए के साथ 2 है और ए के साथ 4 है, और मुझे 4 पे प्योरी श्योरिटी है बेटा। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ओरिजिनल पावर में 3 चीजें ही तो हैं, एक सरकार का, केंद्र सरकार का राज्य से लड़ाई, 2 राज्यों की लड़ाई, 2 राज्यों की सरकार से, केंद्र से लड़ाई। इन्हीं को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा है हम लोगों ने। तो अगर अब ये रिव्यू के अंदर है तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो ये 2 पॉइंट तो एज इट इज मैं इसमें 100% श्योर हूं, बाकी 2 से मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं कंफ्यूज 1 2 एंड 3 में हो भी रहा हूं, but there are no certain options like this, the right answer would be 1 and 4 only. What is the provision of to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के क्या यहाँ प्रोविजन है? While appointing to the Supreme Court judge, the President of India has to consult with the Chief Justice of India. Perfect. सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, कोलिजियम। तो सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस के द्वारा रिमूव होते हैं ओनली। ये गलत हो गया जी। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द CFI to which the legislative does not have the vote. All appointment of officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after the consulting with the Chief Justice of India. All appointment of the officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after the consulting with the CJI. बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बात भी सही है। अब देखते हैं कि कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं ऑटोनॉमी के लिए क्या है। तो पहला बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात गलत हो गई है। उसके बाद बचा अपने पास द सैलरीज ऑफ द legislature does not have to vote. The salaries of judge and are charge of CFI to which the legislature does not have to vote. हर बार तो उसे वोट नहीं करना पड़ता, ठीक है। All appointment of the officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the CJI. Appointment of the officers and the staff of Supreme Court of India are made by the Chief Justice of India, I guess. ठीक है, इसको CJI करता है अपॉइंट, क्योंकि CJI के डोमेन में सब कुछ चलता है। So accordingly this particular 1-3 would be the right answer. Yet I would say एक बार इसको चेक कर लेना my dear students। कभी कभी हमारा माइंड भी ब्लफ हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि हम सर्वे सर वाले के बैठे हुए हैं इसमें। Consider the following statement. The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on any matter of law or fact. Supreme Court of India प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है एज पर आर्टिकल 143 द एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव। बिल्कुल गलत बात है, अपने हिसाब से इनिशिएट नहीं करता, वरना हर कानून में अंग लगा दे। इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, अगर राष्ट्रपति को ऐसी एडवाइस चाहिए होती है तो खुद मांगता है, बिल्कुल सही बात है। ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, ऐसी बात नहीं है, किसी भी मैटर पे वो एडवाइस मांग सकते हैं। तो 1 and 2 को एलिमिनेट करेंगे, 1 and 3 को, सॉरी, तो 2 ओनली द राइट आंसर। With reference to the लोक अदालत, which of the following statement is correct? लोक अदालत से संबंधित इनमें से कौन से वाक्य सही हैं? लोक अदालत has the jurisdiction to settle the matter at pre-legislation stage and not those matter pending before any court. अच्छा जी, लोक अदालत can deal with matter with are civil not in criminal in nature। ये गलत हो गया जी। Every लोक अदालत consist of either serving a retired judiciary only, ये भी गलत हो गया। None of the statement, ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला ही सही होगा भाई। लोक अदालत has jurisdiction to settle the matter at pre-legislation stage and not to those pending before the court of law। सारे इसमें गलत ही हैं भाई। ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब डी वुड बी द राइट आंसर। नन ऑफ द स्टेटमेंट हियर इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, सारे ही इनकरेक्ट है। क्योंकि भाई लोक अदालत जो होते हैं वो दोनों प्री लेजिस्लेशन स्टेज और पेंडिंग स्टेज दोनों ही केसेस को देख लेते हैं। क्योंकि लोक अदालत का मतलब यही था कि जो बहुत ज्यादा बर्डन है हमारी जुडिशरी पे उसी को खत्म किया जाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं ना इसको, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है, उसमें कहा क्या कि लोक अदालत कैन डील विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है जी। लेकिन वही है कि क्रिमिनल मैटर्स भी दो तरीके होते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल मैटर है जिसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज वगैरह की बात हो जाती है उनको कंपाउंड खत्म करवा सकते हैं,
लेकिन जो नॉन कंपाउंड होते हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, उस पे ये लोग वर्डिक्ट नहीं देते इतना बेटा। लोक अदालत यूजुअली कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर सर्विंग और रिटायर एज द चेयरमैन अलॉन्ग विद द मेंबर्स सच एज लॉयर, सोशल वर्कर। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जुडिशियल ऑफिसर ओनली। इसमें केवल जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते, इसमें सोशल वर्कर्स एंड लॉयर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। Consider the following statement. The mode of removal of a judge of a high court in India is the same as that removal of judge of Supreme Court. हाई कोर्ट के जज का रिमूवल और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल सेम है इंडिया में। हाँ बिल्कुल सही बात है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गलत बात है। जब भी कोई हाई कोर्ट का जज अपने पोस्ट से रिटायर होता है ना स्टूडेंट्स, तो वो प्ली कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज के पास अथॉरिटी होती है बट नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा यहाँ गलत हो जाएगा। एक परमानेंट जज भी हूं अगर मैं हाई कोर्ट का और मैं रिटायर हो गया हूं तो उसके बाद भी मैं प्ली कर सकता हूं, बट इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा इसमें। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1 बिकम द राइट आंसर। कंसीडर फॉलोइंग। द पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स जुरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि संविधान ने उसको लिमिट कर रखा है। Parliament has the authority to enlarge it. The officer and the servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice and our administrative expenses are charged on the Consolidation Fund of India. जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा ना गया क्यों? Officer and servants of Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice. बिल्कुल सही बात है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन CFI, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहां पे उसने क्या मेंशन कर दिया? हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट का जो होता है वो CFI से नहीं होता, वो CFS से हो सकता है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट। उससे हाई कोर्ट के जिसकी सैलरीज एंड हाई कोर्ट की सीधे वो निकलती है बेटा, सारा खर्चा निकलता है। सुप्रीम कोर्ट का सारा खर्चा CFI से निकलता है। इस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, अदरवाइज स्टेटमेंट 100% करेक्ट। ओनली 1, सॉरी नीदर 1 नॉर 2, ये भी तो गलत है। ठीक है, अदर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो CSE के थे। एंड हाउ मेनी मिनट्स आई हैव टेकन? इट इज ऑलरेडी 47 मिनट्स। ठीक है, आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस मोर, 10 स्लाइड्स और हैं। आई विल टेक टाइम, इसको यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, 47 हो रखे हैं, थोड़ा और टाइम लग जाएगा बट नो इशू विद दैट। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेट पीसीएस की, CAPF की और CDS के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। फ्रीक्वेंट चलेंगे, अब बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, अब थोड़ा फ्रीक्वेंट चलेंगे सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस वीडियो विद इन 1 आवर स्कैम। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है। द टाइमलाइन आई हैव ऑलरेडी गिवन, द राइट आंसर 1 2 3 4। आप इसको याद कर लेना, इट्स अ फैक्चुअल डेटा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस। Given below are two statements. Other than reading, the Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding the constitutional validities of central laws. पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब वो एक्सक्लूसिव वर्ड को यूज कर देता है ना। अब किस हमें पता है, मैंने बताया था अभी आपको, एक हमने पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट देखा था जब हाई कोर्ट को मैंने कहा था कि हाई कोर्ट हैज द राइट टू मेक एनी सेंट्रल लॉ इनवैलिड। तो अगर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है तो सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कैसे हो गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल लॉ को देख सकता है? एक्सक्लूसिव राइट नहीं है इस पे। इसके पीछे का फैक्ट जो आपको उठाना है, वहां स्टेटमेंट समझ आई थी, यहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन को हमने आने से एलिमिनेट कर दिया। व्हाट इज एक्सप्लेन? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, नहीं है इसके पास। हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू करने की, 2 to 6 में वो सेंट्रल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है अगर वो चाहे। 42nd अमेंडमेंट ने कहा था कि हाई कोर्ट सेंट्रल लॉ पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, बट बाद में इसको 43rd अमेंडमेंट से दोबारा इस पावर को रिस्टोर कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों वाला पॉइंट हो गया, इसको डिस्कस करना मतलब बेवकूफी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स। भाई यार फिर से कह रहा हूं, एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट भी तो कर सकता है। इट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन इंटरस्टेट गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। हाँ,
इंटर स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को वही सॉल्व करेगा। नॉट करेक्ट पूछा है ना, जो पहला ही नॉट करेक्ट हो गया तो बाकी सारे सही हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट पूछा है, बट इस बार पर्सपेक्टिव है हाई कोर्ट का डियर स्टूडेंट्स। द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज द विद इन द, हाँ, द सेकंड अपील जो होता है वो हाई कोर्ट में होता है। एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हर एक अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है। Which of the following statement with the regard to the Anup Barenwal versus Union of India case? अब देखो सिंपल सी केस की बात है ये। The bench was heard by the constitutional bench। अब आपको देखो सिंपल सी बात पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या है भाई, आपको याद रखना यहाँ पे पॉइंट बना के। कोई भी ऐसे पर्टिकुलर बेंच जिसमें अपन कह सकते हैं ना, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे रेंडमली पूछ सकता हूं मैं, कोई भी ऐसे बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बोलेंगे, ये बताना मुझे। कोई भी बेंच संवैधानिक बेंच कब बनती है, उसमें कितने जजेस होते हैं, याद रखना है। बच्चे ने एक बार बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ऑफलाइन क्लास के अंदर, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी द सेम टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं आप यहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को जब मैंने इंसर्ट किया था इस स्लाइड में, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को पहले पढ़ता हूं, उनको सॉल्व कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली आपके सामने रखता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है पता है क्या बेटा, हमारे पास जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना वो बेसिकली दो हैं, ये दोनों, ये चीफ होता है, और जो चीफ है इसके रिमूवल का जो प्रोसेस है ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। यहां पे उसने इन दोनों की बात बोली है, और इन दोनों को रिमूव करता है बाई, दे आर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और यहां उसने ट्रैप यही खेला है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत बन जाता है क्योंकि इसने बात बोली है इलेक्शन कमिश्नर की, बट दैट शैल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Next, which of the following judgment, so statement with regard to the impeachment of judge of Supreme Court of India is not correct? A motion addressed to the president signed by at least 100 member of the both house of the parliament is delivered to the speaker. स्टेटमेंट को मैं यहां पे दो तरीके से सही मानूंगा। मतलब एक बात है, जब भी हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच करते हैं तो जो मोशन होता है उस मोशन को हम देते हैं स्पीकर को। यह पता है स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अब क्वेश्चन कह रहा है अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, हम राष्ट्रपति को एक मोशन एड्रेस करते हैं जिसमें 100 लोगों ने साइन किया होता है दोनों हाउस के, फिर वो डिलीवर किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। स्टेटमेंट को मैं सही मान सकता हूं, हालांकि राष्ट्रपति का कहीं मेंशन होता नहीं, बट यस देयर इज द प्रोविजन कि हम राष्ट्रपति को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये भी फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्पीकर होना चाहिए था। द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमिटी ऑफ 3 जजेस, 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंक्ट जुरिसडिक्शन। यहाँ जो उसने 2 सुप्रीम कोर्ट जज बोले ना, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ भी 2 होते हैं, बट एक सुप्रीम कोर्ट का होता है, एक और हाई कोर्ट का होता है गाइस। यहाँ मैंने इसको ऐड कर रखा है कि जब भी कोई भी इंपीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट उसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठते हैं, सीजीआई कह लो आप, या कोई भी जज, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठाएंगे और एक बहुत विख्यात समझदार जज बैठाएंगे। तो वहां पे कह रहा है 2 जज है सुप्रीम कोर्ट के, गलत हो जाएगा, एक जज सुप्रीम कोर्ट का और एक हाई कोर्ट का। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। एक बार ये पहला स्टेटमेंट चेक कर लेना, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया था। आई हैव फाउंड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज थोड़ा बहुत सर्टेन एंगल पे सही हो जाता है, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट को एक बार एड्रेस कर रहे हैं, कि भाई प्रेसिडेंट को बता रहे हैं, हम ना एड्रेस कर देते हैं कि देखिए हम 100 लोग मिलके राष्ट्रपति जी से कह देते हैं कि हम उस पर मोशन लाने वाले हैं, फिर उसके उस मोशन को उठा के स्पीकर को दे देते हैं, तो वो लाजिब है, बात सही बन जाती है। बट एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। Which among the following statement regarding to the power of High Court under Article 2 to 6 of Constitution is not correct? It can issue the writ of habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition. Perfect. Writ can be issued to enforce any right conferred by the Part 3 or any other purpose. बिल्कुल सही बात है। This power can derogate the power conferred on the Supreme Court under Article 32(2). सुप्रीम कोर्ट की पावर को डेरोगेट करके आप अपने रिट की पावर को इंप्लीमेंट करना चाहोगे, इतनी अथॉरिटी हाई कोर्ट को नहीं दी गई है।
फिर तो जो हायरार्की सिस्टम है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डेरोगेट कर दिया, भाड़ में जाओ, हम नहीं मान रहे आपका, हम अपना वर्डिक्ट निकाल रहे, हमारी बात तुम सुनो, इट इज नॉट लाइक दिस। तीसरा गलत हो जाएगा। Which one of the following is the correct in respect for the appointment of district judges? Okay, they are appointed by chief justice of the concerned high court. They are appointed by the president of India. They are appointed by the governor in the consultation with the high court of the concerned state. They are appointed by the Supreme Court on the advice of the concerned high court. They are appointed by the chief justice of the concerned high court. No, they are appointed by the governor. Perfect. In the consultation with the high court of concerned state. Perfect. Which of the following statement about the Supreme Court is not correct? Under Article 129 and Article 144 Constitution of India, Supreme Court have been vested with the power to punish for the contempt of court. कुछ देर पहले बताया था, contempt of court is mentioned under Article 19. याद आ रहा है आपको? Not Article 129 and 144. बाकी तो सारे से हो जाएंगे। Which of the following power of the Supreme Court is conferred on a High Court? कौन सी ऐसी पावर है जो हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास है? ये एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का। ये एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 142 की कंप्लीट जस्टिस को इंप्लीमेंट करना है, जुडिशियल एक्टिविज्म। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, 215 फॉर द हाई कोर्ट। एंड पावर टू अलाउ रिफ्यूज स्पेशल लीव ऑफ पिटिशन, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। Which one of the following authority cannot organize लोक अदालत? पंचायत के पास लोक अदालत को सेटअप करने की अथॉरिटीज नहीं होती। Which of the following case in the Supreme Court of India dealt with the issue of creamy layer among the backward cases classes? इसके लिए आपको केस याद रखना, इंदा स्वानी केस ऑफ 1992। उसके बाद यहाँ जो है उसके बाद ये वाला जो है लोकस स्टैंडी वाली बात हुई है, इसको बोला गया है इन द एसपी गुप्ता यूनियन ऑफ द इंडिया केस। पढ़ लीजिएगा इसको। Which of the following conditions is are necessary for the issue of writ of certiorari? सर्टिरॉरी को इशू करने के क्या फॉलोइंग कंडीशंस हैं? पहला, there should be a tribunal or an officer having a legal authority to determine the question affecting the right of subject and having a duty to act judicially। कह रहे हैं कि भाई एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए या फिर एक ऑफिसर जिसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, जो इस बात को डिटरमाइन कर सकता है किसी इंसान के राइट को हम कानून के द्वारा छीन सकते हैं। अगर उसके पास ऐसी कोई भी ताकत है तो उसके अगेंस्ट में हम सर्टिरॉरी को इशू कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक ऐसी अथॉरिटी बन जाता हूँ जब मैं ट्राइब्यूनल का हिस्सा हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी पावर है जो किसी के राइट को छीन सकता हूँ, तो मेरे पे सर्टिरॉरी इशू हो जाएगा जी। सच ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन, और ऐसे ऑफिसर ने और ऐसे ट्राइब्यूनल ने बिना अपने जुरिडिक्शन के, मतलब अपने क्षेत्र अधिकार में रह के ने उससे बाहर आके काम कर दिया है। तो बेसिकली दोनों पे ही आप अपना रिट ऑफ सर्टिरॉरी इशू कर सकते हो। What is the ground on which Supreme Court can refuse the relief under Article 32? Under Article 32 पे सुप्रीम कोर्ट क्यों मना कर सकता है? जब कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता तब कहीं जाकर आर्टिकल 32 इंप्लाइज नहीं होता बेटा। Which one of the following is not a power of the Supreme Court? Original, advisory, review। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ एक्सक्लूसिव रिट इशू ना, हाई कोर्ट पे भी अथॉरिटी है ये। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पैरामीटर्स एंड द वीडियो लिमिट इज 59 मिनट एज आई हैव प्लान्ड। 1 आवर से ऊपर की वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं। सो या दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू डिलीवर टुडे। सो इन द नेक्स्ट वन चैप्टर वाइज, ये जुडिशरी का था, आई मेक श्योर कि अगला ऐसे पार्लियामेंट का बना दूं, फिर ऐसे प्रेसिडेंट का बना दूं, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, सो दैट यू गाइज कैन कंप्लीट इट बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।